लेट्स माइक बयानबाजी। लेट्स माइक बयानबाजी। आइए देखते और सुनते हैं आज के कुछ अहम बयान। बांग्लादेश की बर्खास्त प्रधानमंत्री शेख हसीना को एक बांग्लादेशी अदालत ने दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई है। इस फैसले पर भारत में भी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि वे देश विदेश दोनों जगह मौत की सजा के खिलाफ हैं। थरूर ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को अपनी बात कहने और बचाव का मौका दिए बिना ही ट्रायल इन एब्सेंशिया में सजा सुनाई जाती है तो ये अनुचित है। I've said both domestically and abroad, I don't believe in the death penalty. So I find that is particularly dismaying. But also, a trial in absentia where somebody doesn't get a chance to defend themselves, explain themselves, and then you declare a death penalty, it seems to me to be, it's not appropriate for me to comment on the internal matters of another country's judiciary. But I must say, I cannot say that I find it a very, shall we say, positive development. It's a very troubling development. Right. अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल को नरसंहार और मानवता के विरुद्ध अपराधों का दोषी ठहराए जाने के बाद ढाका ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि इन दोषियों को किसी भी देश की ओर से शरण देना बांग्लादेश के प्रति अमित्रतापूर्ण कदम माना जाएगा और ये न्यायिक प्रक्रिया का अपमान होगा। सरकार ने भारत से भी त्वरित कार्रवाई की मांग की है। ढाका का कहना है कि दोनों आरोपियों को बांग्लादेश भारत प्रत्यर्पण संधि के तहत वापस सौंपा जाना चाहिए ताकि उनके खिलाफ आगे की कानूनी प्रक्रिया चलाई जा सके। मंत्रालय ने जोर दिया कि इन गंभीर अपराधों में दोषी पाए गए व्यक्तियों को किसी भी प्रकार का संरक्षण या राजनीतिक शरण देना अंतर्राष्ट्रीय न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ होगा। इधर भारतीय विदेश मंत्रालय ने शेख हसीना से जुड़े बांग्लादेश के फैसले पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि भारत ने बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल द्वारा सुनाए गए फैसले पर ध्यान दिया है। भारत एक नजदीकी पड़ोसी होने के नाते बांग्लादेश के लोगों के सर्वोत्तम हितों के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें शांति, लोकतंत्र, समावेशिता और स्थिरता को बनाए रखना शामिल है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत इस दिशा में सभी संबंधित पक्षों के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ा रहेगा ताकि बांग्लादेश में स्थायी विकास और लोकतांत्रिक संरचना को मजबूती मिल सके। वहीं शेख हसीना ने अपने खिलाफ सुनाए गए मौत की सजा के फैसले को खारिज किया है। उन्होंने एक बयान में कहा कि ये उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की साजिश का हिस्सा है जो उन्हें राजनीति से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आयोग दबाव में काम कर रहा है और सरकार के साथ मिला हुआ दिखाई देता है। गहलोत ने कहा कि ये स्थिति लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। उनके मुताबिक चुनाव आयोग को सभी राजनीतिक दलों से बातचीत करके कार्रवाई करनी चाहिए थी ताकि मतदाता सूची को लेकर कोई संदेह न रहे, किसी भी वैध मतदाता का नाम न कटे और कोई फर्जी नाम न जोड़ा जाए। लेकिन आयोग के काम करने के तरीके से लोगों में अविश्वास बढ़ रहा है। फिर मैं कहना चाहूँगा, इलेक्शन कमीशन दबाव में मिला हुआ है सरकार से और ये लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। उनको चाहिए कि वो कृपा करके, क्योंकि उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को विश्वास में लेकर के, सलाह लेकर के, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है सब जुडिस से, तब भी शुरू कर दिया 12 राज्यों में। यही काम अगर सबको बुला के बात करते, सुझाव लेते, उसके बाद में आप शुरू करते, किसी को एतराज नहीं होता। कौन चाहेगा कि फर्जी वोटिंग जो है या फर्जी उसमें लिस्टों में नाम आए या सही नाम नहीं आए, कौन चाहेगा? हर पार्टी चाहेगी कि वोटर लिस्ट के अंदर कोई भी नाम छूटे नहीं, जो जेन्युइन है, और कोई नाम कटे नहीं, वो कटे नहीं और फर्जी जुड़े नहीं। कौन नहीं चाहेगा? पर इन्होंने जो तरीका अपनाया ना, उसको लोग डाउट क्रिएट करते हैं इनके ऊपर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने बिहार के चुनाव नतीजे पर दावा किया है कि ये बीजेपी का वोट नहीं बढ़ा। लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं और कांग्रेस का जनाधार भी लगभग वही है।
उन्होंने कहा कि बिहार सहित कई राज्यों में ये साफ हुआ है कि गठबंधन से ही सफलता मिल सकती है। सोले ने कहा कि हर राज्य की परिस्थिति अलग होती है, लेकिन हार के बाद आत्म मंथन जरूरी है। The numbers. Laluji's vote has not reduced. BJP's vote is exactly where it was. Congress also vote is exactly where it was. So nobody has gained. It's the alliances that have got. So Laluji's one vote has also not gone down. Completely his vote bank is intact. So are you saying the Mahagathbandhan alliance is wrong? No, we'll have to introspect that. I mean, I will have to speak to the Congress about it because ना कांग्रेस के वोट कम हुए हैं, ना लालू जी के कम हुए हैं, ना बीजेपी के बढ़े हैं। बीजेपी के वोट बढ़े नहीं है बिहार में और लालू जी के ना कम हुए हैं और सबसे ज्यादा वोट लालू जी की पार्टी को ही मिले। ये पूरा डेटा आप ही के चैनल पे भी होगा और आज के अगर पेपर पढ़े उस सब में है। तो मेरे ख्याल से ये 1%, 2% या जो अलायंस शायद ये सब कांग्रेस को ज्यादा पता होगा। मैं तो बिहार को दूर से देख रही हूँ, मैं वहाँ तो मैं फील्ड पे थी नहीं, तो जो फील्ड पे है उनसे ज्यादा या वहाँ जो लोग आज डेटा एनालिसिस कर रहे हैं उनसे बात करेंगे तो ज्यादा पता चलेगा। Is this the time to rethink about Mahagathbandhan or India Alliance? No, this will vary from state to state. It's not one size fits all. But we clearly, any loss has to be introspected. We must introspect what went wrong. There's no doubt in my mind. बिहार आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने चुनाव आयोग पर ईवीएम का खेल बताया है और कहा है कि वोटर्स के साथ खेल हुआ। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले खुलेआम 10,000 रुपए बांटे गए, जो एक धोखा था। मंडल ने कहा कि पैसे बांटकर वोटर्स को प्रभावित किया गया, ये चुनाव का सही तरीका नहीं था। चुनाव में दूसरी गड़बड़ियां भी हुई हैं, जिससे लोकतंत्र की मूल भावना कमजोर हुई है। अरे समीक्षा हुई, गहन समीक्षा हुई, ईवीएम का खेल सामने आया, जादू सामने आया, खेला हो गया, धनतंत्र का प्रयोग हुआ, खुल करके पैसा बांटा गया। वो कहीं 10,000 महिलाओं की बात होती तो हमारे 25 भी नहीं आ पाते। वो सब बात कहीं नहीं, वो तो आईवास के लिए है, ये धोखा देने के लिए है। खुल करके प्रशासन जो है शासन तंत्र नंगा नाच किया, हमारे वर्कर को जगह जगह प्रताड़ित किया गया, थाना पर बैठाया गया, गिरफ्तार किया गया, डिटेन किया गया और रात में खुलेआम पैसा बांटा गया। इलेक्शन कमीशन को, ऑब्जर्वर को, सबको जानकारी दी गई, नहीं हुआ और अंत में वोट का खेल हुआ है ये ईवीएम मशीन के द्वारा। ईवीएम मशीन की समाप्ति होनी चाहिए। पुरानी व्यवस्था मतपत्र में अगर स्वतंत्र मतदान होना है, निष्पक्ष मतदान होना है, मतदाताओं की वोट की गिनती है, तो ईवीएम खत्म करके पुरानी व्यवस्था करो। प्रतिपक्ष बनाया जाए, नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के लिए जो प्रावधान है उतनी संख्या बल हमारे पास है। तेजस्वी जी को नेता चुना गया है सर्वसम्मति से विधानसभा में विधायक दल का। अब उनको लालू जी ने, राबड़ी जी ने, बड़ी बहन उनके मीसा भारती ने वहाँ शुभकामना दी, आशीर्वाद दिया। अच्छा, रोहिणी आचार्य जी के बातों को ये सब बात का जवाब मैं दे दूंगा। आप लोग आंदोलन कर। राजस्थान के अंता विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि नरेश मीणा और कांग्रेस के वोट मिलाए जाएं तो बीजेपी की जमानत जब्त हो जाती है। उन्होंने कहा कि नरेश मीणा और भाजपा के वोट लगभग बराबर आए हैं। आप देखिए कि निर्दलीय नरेश मीणा और बीजेपी के बराबर वोट आए। यदि निर्दलीय नरेश मीणा और कांग्रेस के वोट गिन लिए जाएं तो बीजेपी की तो फिर जमानत ही जब्त हो गई, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ कितना ज्यादा वोट आया है। इतनी बड़ी तादाद में बीजेपी के खिलाफ वोट आया है कि बीजेपी को सबक लेकर और घमंड छोड़कर जमीन पर काम करना चाहिए। 2 वर्ष से लोग विकास ढूंढ रहे हैं। जिस दिन बीजेपी की सरकार आई उसी दिन विकास के ताला लग गया, तो बीजेपी तो फेल हो गई। जो बीजेपी की सरकार ने 35 लाख लोगों का गेहूं बंद कर दिया, गरीबों का, बड़ी खुश होकर कहती थी हमने गेहूं बंद कर दिया। तुमने गेहूं बंद कर दिया, तुम्हारा हुक्का पानी बंद कर दिया, अंत में लोगों ने कांग्रेस जीत गई वहां पे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बेंगलुरु को भारत की विकास गाथा का लीडर बताया है। उन्होंने बेंगलुरु टेक समिट 2025 फ्यूचराइज थीम पर आयोजित करने की बात कही, जिसमें आने वाले दशक को आकार देने वाली नई टेक्नोलॉजी और विचारों को प्रदर्शित किया जाएगा। ನಮಸ್ಕಾರ. ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾರತದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಿಟಿ. ಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೊಡುಗೆ
ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು. ಭಾರತದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 14ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇಂಥ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೇ ನವೆಂಬರ್ 18ರಿಂದ 20ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಕ್ ಸಮಿಟ್ ಫ್ಯೂಚರೈಸ್ ನಡೆಯುವುದು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಸ್ಥಾಪಕರು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು, ಸಂಶೋಧಕರು, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್, ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಾಗತಿಕ ಪಂಡಿತರು ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನವು ನಾನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವೃತ್ತಿಪರರ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲಿದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಕ್ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಸಮ್ಮೇಳನ. ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡಿ, ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो. फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर. आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो. फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर. आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो. फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.